साथियों, सामाजिक जीवन में पूरी दुनिया में जो लोग अधिक होते हैं समाज में, जिनकी मेजोरिटी होती है, उनका शासन होता है। लेकिन हमारा देश एक ऐसा विचित्र देश है दुनिया में जिसमें जिनकी मेजोरिटी है उनका शासन नहीं है। अब ये शासन आपका क्यों नहीं है, इसको हम थोड़ा देखेंगे और ईडब्ल्यूएस को देखेंगे, थोड़ा शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है उसमें हमारे 20 मिनट पूरे हो जाएंगे। जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो सामाजिक व्यवस्था उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और उनसे धर्म परिवर्तित लोग वो तकरीबन 90% है। और उस 90% लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे प्रताड़ित भी किया जाता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के जरिए जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था की और बाद में वो ऐसा समझते थे कि ये ऐसा प्रिंसिपल जो डेवलप हो गया है, इस प्रिंसिपल के तहत जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा है और आपका वर्किंग कंडीशंस के लिए प्राइवेट जो काम है उस सब में अपने आप बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो समाज की जो व्यवस्था है उस समाज की व्यवस्था में हमारे लोग बिल्कुल दरकिनार किए गए हैं और हम आपस में मिलना भी नहीं चाहते। शेड्यूल कास्ट अपने आप को अलग समझता है, शेड्यूल ट्राइब अपने आप को अलग समझता है, शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस अपने आप को अलग समझता है और फिर उसके बाद भी कम नहीं होता। ये शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं, वो ब्राह्मणवादी उन जातियों को लड़वा देते हैं और वो एक एक जाति अपने आप को स्वयंभू समझती है। इसलिए उनमें जब नेता भी कोई होता है तो वो भी उसी विचारधारा का होता है। जब हम देखेंगे इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस में भी है। मंडल का जो जजमेंट हुआ, मंडल के जजमेंट से पहले बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रमोशन होता था, लेकिन जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस का था वो केवल 3%, 5% ऐसा कम होता था। लेकिन मंडल के जजमेंट के जरिए उन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन को बैकवर्ड क्लासेस के लिए खत्म कर दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी खत्म किया था, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की गई। उस समय सीताराम केसरी जी वेलफेयर मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस की सरकार थी 1995 में। तो हम 5-6 वकील उनके पास जाते थे और हम उनको कहते थे कि सर बैकवर्ड क्लास का भी ये रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए। तो वो कहते थे कि अभी इसको पास हो जाने दो, अगले सेशन में हम बैकवर्ड क्लास का भी करा देंगे। अब उसका जो दोहरा जो चरित्र है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, उसको अगर आप देखेंगे तो आज भी वो रिजर्वेशन प्रमोशन
क्या कर रहा होता ये एक अलग इशू है। लेकिन जो आज मैं समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता था। और मैं ऐसा ज्यादातर देखता हूँ कि जो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं उनके खिलाफ एक दुर्भावना ब्राह्मणवादी लोग पैदा कर देते हैं, और वो हमारे लोग ही उस आदमी को डाउट करने लग जाते हैं, और ब्राह्मणवादी लोग उन संगठनों में काबिज हो जाते हैं। शिक्षा एक बहुत ही अहम अधिकार है, और शिक्षा के लिए हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अच्छे बुरे का कोई भी भेद नहीं पता होगा, हम उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे। आज आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट शुरू किए हैं। ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जिस ढंग से उसमें आपका सिलेक्ट लिस्ट निकालते हैं, जिन लोगों को वो उसमें शामिल करते हैं, उसमें बहुत बड़ा घालमेल होता है, जिससे हमारे बच्चों का जो रिजर्वेशन का जो राइट है वो भी अफेक्ट होता है। जो हमारे बच्चे जनरल मेरिट में आते हैं उनका वो राइट भी अफेक्ट होता है। ये दोनों चीजें अगर करेक्ट करनी है तो आपको शासन सत्ता में बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव इसलिए लाने की जरूरत है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां आपकी पोजीशन में भी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने उसी तरह घालमेल करके हमारे सिस्टम को अफेक्ट किया। अब एक नया जो इशू हमारे सामने है वो इशू है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन है? हमारे बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये इकोनॉमिक जो कंडीशन है आदमी की, इकोनॉमिक जो कितने पैसे हैं साल में आदमी कमाता, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो जो लोग कम पैसे कमाते हैं, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास हो, उनको भी आरक्षण मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आरक्षण उन्होंने पहला आरक्षण है जो जाति के ऊपर आधारित है। मतलब इसमें जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोग जिनको रिजर्वेशन से फायदा नहीं मिल रहा है, केवल उनके लिए ये प्रोविजन किया गया है। और ये प्रोविजन 10% का है। 10% तो उनकी, मैं समझता हूं कि उनकी पॉपुलेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है कि 1931 की जनगणना के आधार पे उनकी पॉपुलेशन 17.58% थी, जो मंडल के जजमेंट में दर्ज है। 17.58% में से जिन लोगों को उन्होंने अपर कास्ट डिक्लेयर किया था, 7% से ज्यादा लोग आज अपने आप को बैकवर्ड क्लास मान भी रहे हैं, और वो बैकवर्ड क्लास है भी। तो तब उनकी 10% पॉपुलेशन बनती है। अब वो 10%, उस समय भी वो लोग पढ़े लिखे थे, हमारे लोग अनपढ़ थे। तो हमारे परिवार में 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे होना आम बात है। और वो तब भी पढ़े लिखे थे, तो उनके यहाँ 1-2 ही बच्चा होता था। और आज जो हमारे समाज में जो लोग पढ़ लिख गए हैं, उनके यहाँ भी 1-2 ही बच्चा होता है। तो इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन है, मैं ऐसा समझता हूँ 6-7%, 5% से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वो अधिकार जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पे सुरक्षित करने के लिए 10% तो ये रिजर्व कर लिया। अब अगर आप देखेंगे जो मंडल का जजमेंट है, उससे पहले शेड्यूल कास्ट को 15% था, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% था, और बैकवर्ड क्लासेज को 3-4-5% रहता था। लेकिन मंडल के जजमेंट के बाद वो 27% कर दिया गया। जो 27% जो किया गया, उसके बाद ये 49.5% रिजर्वेशन हो जाता है।
49.49% आज भी पूरा नहीं है। SC, ST, OBC का मिला के डाटा के हिसाब से आज भी उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं है। वैसे SC, ST, OBC तीनों का मिला के मुझे लगता है 22-23% रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको ज्यादा भी बढ़ा दे तो 30% से ज्यादा नहीं है। तो जिनके लिए 10% की व्यवस्था की है, वो 10% लोग ऑलरेडी 70% या 50% तो वो है ही। तो उनको रिजर्वेशन देने की, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करने की मैं समझता हूं कोई न्यायोचित डिमांड नहीं है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सामाजिक सिस्टम है उसमें 8 लाख कमाने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। एक क्लास 1 अफसर भी अगर स्टेट में नौकरी कर रहा है तो वो 8 लाख रुपए साल में नहीं कमाता है। तो अगर वो 8 लाख नहीं कमाता है तो ऐसे आदमी को आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे कह सकते हैं? अभी मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डली है, वो कहते हैं कि भाई 2.5 लाख रुपए आपने इनकम टैक्स के लिए रखा है और आप 8 लाख वाले को EWS डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस की जो सीलिंग है ये 2.5 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दी जाए। जो इनकम टैक्स लेने का जो सरकार का सिस्टम है उसको 8 लाख कर दिया जाए। अब ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था इसके ऊपर आधारित है कि एक तो वो वीकर सेक्शन के लोग नहीं है। वीकर सेक्शन के लोग को एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती है, सोशल एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है और बहुत बड़े पैमाने पे अनटचेबिलिटी भी फेस करनी पड़ती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था कि जो देश का राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए तो वो सबसे ज्यादा उसकी तनख्वाह है देश में, लेकिन फिर भी उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। राजस्थान में पुष्कर में एक मंदिर है, जब वो उड़ीसा के एक मंदिर में जाता है तो उड़ीसा के मंदिर में उसकी बीवी के साथ हाथापाई हुई, धक्का मुक्का हुआ। तो वहां पे भी क्रिमिनल केस चल रहा है, उड़ीसा में भी। और राजस्थान में 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम का डॉक्टर, उसने उस पुजारी को चोट पहुंचाई। ग्रीवियस हार्ट की जो केस है उसके ऊपर चल रहा है। आप ये देखिए कि जो आपका आदमी राष्ट्रपति बन गया, चाहे वो उनके सिस्टम में ही बन गया, तब भी वो उसको बराबरी के दर्जे से नहीं देखते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शायद कुछ बदलाव आ रहा है। मुझे तो लगता है कि बदलाव उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो हमारा राइट्स है उसके लिए जागरूक नहीं है। अगर राइट्स के लिए जागरूक होंगे तभी हमें उसमें कुछ अधिकार मिल सकते हैं। अब अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े हैं उनको बहुत सारी दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है और उनके पास रिसोर्सेज में कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन सरकार ने जो सरकारी संस्थान है उनको बहुत बड़े पैमाने पे बेच दिया। अब मैं केवल 2 सरकारी संस्थानों का मैंने केस किया है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक सरकारी संस्थान को जब बीजेपी 2000 के करीब में पावर में थी तो उसमें विदेश संचार निगम नाम का संस्थान था। विदेश संचार निगम को 1448 करोड़ रुपए में बेच दिया और 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर उस विदेश संचार जो कंपनी थी उसके पास 1995 करोड़ रुपए सरकार के टैक्स का रिफंड आ गया। कोई उसके शेयर थे उसका आ गया, मतलब 1448 में बेचा, 500 करोड़ रुपए और ज्यादा आ गई। तो उसको बेचने की क्या जरूरत थी? अभी हम जो भारत पेट्रोलियम नाम की संस्था है उसको सरकार बेच रही है। भारत पेट्रोलियम का हमने केस किया
तो उसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें 95,035 करोड़ रुपया साल में वो टैक्स देती है और 11,386 करोड़ रुपया वो प्रॉफिट देती है। और जो बाकी उसके और एडवांटेज हैं वो बहुत लंबी चर्चा होगी, उसको मैं उतनी लंबी चर्चा शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। ये जो व्यवस्था है 1,06,000 करोड़ रुपया एक साल में वो संस्था दे रही है सरकार को। 1,06,000 करोड़ रुपया साल में वो सरकार को, देश को दे रही है वो संस्था, और ये उस संस्था को बेच रहे हैं। वो केवल एक अकेली संस्था नहीं है, उस संस्था की 31 कंपनियां हैं। उस 31 कंपनियों में से 26 कंपनी 100% इस संस्था की है। तो आप ये देखिए, ये सब अपने आप बिक जाएगा। तो आपके देश में क्या हो रहा है, ये जो गरीब आदमी 1 रुपए की चाय भी अगर खरीदता है तो उसके ऊपर भी टैक्स है, और वो जो टैक्स है उससे ये पैसा इकट्ठा होता है और उससे ये कंपनियां, कारपोरेशन बनते हैं। सरकार के पुल, रोड, ये सब उसी से बनते हैं। कोई पैसे वाला हमारे देश में पैसा नहीं देता। जब हम ये भारत पेट्रोलियम का केस कर रहे थे तो हमारा जो ब्रीफ करने वाला जो आदमी लोकल काउंसिल था, उसने बताया कि साहब ये जो रिलायंस है, ये जितना ये कंपनी देती है उससे आधा भी नहीं देती है, जबकि रिलायंस के पास 1/3 रिसोर्सेज हमारे देश का है। तो आप ये देखिए कि आपकी जो दशा है वो क्यों खराब होती जा रही है। अभी हम एक और केस कर रहे हैं। उस केस में एक गाजियाबाद का लड़का जो नीदरलैंड में नौकरी करता है, वो अपनी बीवी को वहां लेके गया। बाद में वहां 5 साल अगर रह जाए तो वो अगर अलग भी जाते तो उनको मेंटेनेंस मिलता है, जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह मिलती होगी इधर, आप समझते होंगे। तो उस लड़के की वाइफ का और उनका आपस में झगड़ा हो गया, चाहे उन्होंने राजनीति के तहत वो झगड़ा आपस में पैसा लेने के लिए किया, वो अलग सब्जेक्ट है। अब वो जो औरत है उसको 2027 यूरो वहां की सरकार दे रही है। वो 2027 यूरो हमारे देश के हिसाब से 1,70,000 रुपए बन जाते हैं। इतना पैसा एक महीने में एक आदमी जो देश का नहीं है, उस देश से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो सरकार उस आदमी के ऊपर खर्चा कर रही है। और हमारे अपने आदमी बेचारे, उनको खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन इस सरकार को कोई उसकी चिंता नहीं है। ये जो सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणवादी सिस्टम के ऊपर आधारित है। अगर इसको आपने नहीं बदला तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला नहीं है, और बहुत बड़े पैमाने पे सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सिस्टम में भी कोई त्रुटि है तो हम भी उसको सुधारेंगे। आप भी उसके लिए बताइए क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि हमें ये अपनी संस्थाएं अच्छे से चलानी है। अगर अच्छे से चलाएंगे तभी समाज में कुछ हम बदलाव लेके आ सकेंगे। वो उनका आदमी जो अभी ये जो EWS का केस था, मेरे जो साथी थे उन्होंने, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप ये कहो सर आर्गुमेंट में कि इनका शराबी आदमी जो है वो उसकी ऐसी खराब दशा हो सकती है, वो इकोनॉमिकली वीक हो सकता है। लेकिन मैंने ये आर्ग्यू नहीं किया। एक जो लोग EWS के फेवर में आर्ग्यू कर रहे थे, उसके लिए एक विभा दत्ता मखीजा नाम की सीनियर एडवोकेट है, उसने ये आर्गुमेंट किया। हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ये समझा कि ये आर्गुमेंट करना एक बहुत ही पर्सनल टाइप का अटैक होगा। बट उस लेडी ने क्या कहा, उसने कहा अगर मेरा बाप शराबी है और वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे रिजर्वेशन की जरूरत है।
तो आप ये देखिए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन मिल रही है, वो कोई ऐसे शराबी के बच्चे नहीं है, क्योंकि सामाजिक तौर पे उनको इतना पिछड़ा किया गया है कि वो आपके सिस्टम में दरकिनार हो गए हैं। इसलिए जो हमारी पूरी जो व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, ये व्यवस्था आपको ही बदलनी है। जब ये ईडब्ल्यूएस के लिए अमेंडमेंट हो रहा था पार्लियामेंट में, तो एक मेरे दोस्त थे जो मध्य प्रदेश से ही एमपी थे, मैं उनके पास 3-4 बार गया। तो मैंने कहा कि साहब आप ये कहो कि ये मंडल कमीशन का जो जजमेंट है, इसमें 9 जज में से 7 जज ने ये कहा है कि इकोनॉमिक आधार पे केवल आरक्षण नहीं हो सकता। मतलब अगर आदमी की कास्ट जो है वो बैकवर्ड क्लास है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब 2 महीने बाद चुनाव है और आप मेरी टिकट कटवा दोगे। इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उन्होंने वो आर्ग्यू नहीं किया, फिर भी उनकी टिकट कट गई। तो मैंने उनको कहा कि कम से कम अगर आप ये आर्ग्यू कर देते तो आपको तो सेटिस्फेक्शन होती कि मैंने अपना काम किया, शायद इसलिए उन्होंने टिकट काट दी। तो जो हमारे लोग उन पार्टियों में काम कर रहे हैं, उनकी दशा बिल्कुल ऐसे कुत्ते की है जो भौंक भी नहीं सकता। इसलिए हमें अपने कुत्ते पैदा करने हैं और उनको भौंकने के लिए अधिकार भी देना है, क्योंकि जब तक हम सामाजिक सिस्टम में अपना सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं। ये जो सामाजिक सिस्टम है, इसमें हम पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि हमें पिछाड़ा गया है। इसलिए अगर हम संगठित होकर काम करेंगे, हम संगठन के लिए समर्पित होंगे, कोई पोस्ट किसी के लिए मायने नहीं रखती। मैं पहले इसमें वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने खुद कहा कि नहीं वाइस प्रेसिडेंट अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को समाज में एस्टेब्लिश करना है। हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे बोरकर साहब, उन्होंने अपना पद छोड़ा ताकि हम समाज को ये बता सके कि जो दूसरी हमारी पार्टी है और ये पार्टी है, इसमें कोई अंतर है। अगर हम समाज को अपना भरोसा नहीं दिला पाएंगे तो समाज भी भरोसा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से, अपनी हरकतों से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है। और डेमोक्रेसी साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी को बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश किया, क्योंकि अगर संविधान सभा की डिबेट अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो डिबेट है वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितनी कठिनाइयों के साथ आपको अधिकार दिलाने पड़े, लेकिन क्योंकि वो प्रिंसिपल से नहीं हटे, अगर वो थोड़ा समझौता कर देते तो शायद वो राष्ट्रपति बन सकते थे। क्योंकि पोस्ट कोई जिंदगी में मायने नहीं रखती। आप अगर किसी पोस्ट पे भी रहे हैं तो वो पोस्ट आपको कुछ भी देने वाली नहीं है, अगर आपका अपना सम्मान नहीं है, आपकी अपनी डिग्निटी नहीं है। इसलिए हमने समाज में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को एस्टेब्लिश करना है, आदमी की गरिमा को एस्टेब्लिश करना है। अगर हमारे जो साथी हैं उनकी अपनी गरिमा नहीं होगी तो वो एक एनिमल एग्जिस्टेंस होगा, एक पशु की तरह उनकी जिंदगी होगी। इसलिए हमने आदमी को आदमी बनाना है और इसी तर्ज पे हम इसमें काम कर रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमारा सांगठनिक कोई काम होता है तो नॉर्मली हम पूछने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो सामाजिक सिस्टम है इसको आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। हमारे ज्यादातर लोग खुद नहीं बदलना चाहते पर सामाजिक सिस्टम बदलना चाहते हैं।
इसलिए हमें खुद भी बदलना होगा और सामाजिक सिस्टम भी बदलेगा और हम सत्ता में भी आएंगे और हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। अरे बोल 85, अरे बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी, मूल निवासी की एक आवाज, अपना देश अपना राज, मूल निवासी की एक आवाज, अपना देश अपना राज। सम्मानित साथियों, अभी कुछ लोग पार्टी का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने अभी वो हमारे बैठे हुए हैं सभी लोग, उनके सामने ज्वाइन कराएंगे। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बीके साहू और अपने जिला अध्यक्ष केडी साकेत जी को इधर आमंत्रित करते हैं कि वो आके ज्वाइन कराएं। सम्मानित बीके साहू जी। धन्यवाद डॉक्टर चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लोगों को हुंकार भरी है। सभी साथी विद्यार्थी ने जो हमने यहाँ पे जो अनाउंस करा है, इसलिए बीके साहू और यहाँ के जिलाध्यक्ष जो है उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे जो कोई पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे उन लोगों का वो सम्मान करें। साथियों, एक बार जोरदार नारा के साथ अपन इस काम को बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। पढ़िए हर्ष के साथ आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आज हमारे इस सभा में हमारे सीधी जिला के मूल निवासी यज्ञराज साहू जी करौदी, जनपद सदस्य कुमरी, मूल निवासी डॉक्टर राहुल जायसवाल जी, चित्रकूट आई केयर सीधी, मूल निवासी अंजलि जायसवाल जी, समा ऑप्टिकल सीधी, मूल निवासी एडवोकेट हरि कुमार माझी जी। आप लोगों के समक्ष आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को ज्वाइन कर रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, अरे नई रोशनी लाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी, अरे उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सर हमारे नए साथियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल सर, पीपीआईडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इसके पश्चात यज्ञराज साहू जी, साथियों तत्पश्चात मूल निवासी अंजनी जायसवाल जी, समा ऑप्टिकल सीधी, अरे मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी की एक आवाज, अपना देश अपना राज, मूल निवासी की एक आवाज, सबका राज, मूल निवासी की एक आवाज, सबका देश सबका राज। साथियों, आप लोगों को अगली कड़ी में जल्दी हरियाणा से चलकर चरण सिंह कालका जी जो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, हरियाणा के राज्य अध्यक्ष, हरियाणा से चलकर चरण सिंह कालका जी और बलवीर शास्त्री जी, आप दोनों
हरियाणा से चलकर पार्टी को ज्वाइन करने आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजाकर पार्टी में स्वागत करें। पीपीआईडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। तो साथियों, आपने भी कोई ऐसी व्यक्ति होंगी कि जिन्हें वो पार्टी ज्वाइन करनी है, वे हमें बताएं, हम उनका भी इस्तेमाल इसी ढंग से करेंगे। थैंक यू। अभी इसके बाद हमारा